Hello students, I'm Sunanda Mani and I'm going to take up the question answers of the chapter Going Places today. First question, where was it most likely that the two girls would find work after school? यानी कि सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ थे कि उन दो लड़कियों को स्कूल पास आउट करने के बाद काम मिलेगा। अब जैसा मैंने लेसन में भी बताया था कि जब बच्चे काम करते हैं तो वो पैसे कमाते हैं और अपनी फैमिली इनकम की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। सोफ़ी और जेंसी स्कूल पास आउट करने के बाद काम करने के लिए तैयार थीं और सबसे ज़्यादा चांसेस थे कि उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में या किसी ऐसी ही फैक्ट्री में काम मिलेगा और वहीं से उनको अच्छे पैसे भी मिलेंगे। So it was most likely that the two girls would find work after school in a biscuit factory or a similar workplace where they could earn well and contribute to the family income. What were the options that Sophie was dreaming of? क्या-क्या options यानी कि और क्या-क्या तरीके थे जो सोफी के मन में चल रहे थे पैसा कमाने के? Why does Jency discourage her from having such dreams? और जेंसी उसे क्यों इन बातों से डिस्करेज करती है यानी कि वो क्यों उसका साथ नहीं देती इन सपनों को संजोने में। नाउ द ऑप्शंस दैट सोफ़ी वाज ड्रीमिंग ऑफ कि उसके मन में क्या क्या चल रहा था। सोफ़ी के मन में चल रहा था कि वो शायद किसी बुटीक पे मैनेजर बन जाएगी और थोड़ी देर बाद जब उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो अपना बुटीक खोल लेगी, या उसके मन में चल रहा था कि वो डेनी केसी जैसे किसी अमीर आदमी से शादी कर लेगी जो उसे बुटीक खोल देगा। और जेंसी उसका इन बातों के लिए साथ इसलिए नहीं देती क्योंकि जेंसी बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड लड़की थी और उसे पता था कि ये सब होना शायद मुमकिन नहीं है और वो ये चाहती थी कि सोफ़ी भी असलियत में जीना सीखे और सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाने की आदत बनाए। इन सपनों से उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। So the options that Sophie was dreaming of were that she wanted to work in a boutique and then earn a money. She thought that after a while she would become the manager of that boutique and then maybe she could get married to a rich man like Denny Casey who would open a boutique for her in a shopping complex. And Jency discouraged her from having such dreams because Jency knew that it was not their cup of tea to own boutiques. They were from a very poor family and they needed to work hard and earn money. So that is why she discouraged her from having such dreams. Third question. Why did Sophie wriggle when Jeff told her father that she had met Denny Casey? रिगल मीन्स अपने आप को झंझोड़ लेना, अपने आप को सिकोड़ लेना। सोफ़ी ने ऐसा क्यों किया जब उसके भाई जेफ ने उसके फादर को बताया कि सोफ़ी डेनी केसी से मिली थी? वह अपने आप में झंझोड़ के रह गई क्योंकि उसे ये मालूम था कि उसके फादर उसकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। उसके फादर को मालूम था कि जेंसी को मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने की आदत है और वो डर रही थी कि उसके फादर उसे डांट ना दें। So Sophie wriggled when Jeff told her father that she had met Denny Casey because she knew that her father would never believe it and he might scold her for indulging into such fantasy and dream worlds. Does Jeff believe what Sophie says about her meeting with Denny Casey? क्या जेफ उसके भाई का नाम है, जेफ को क्या सोफ़ी की इस बात पे विश्वास था कि वो डेनी केसी से मिली थी? नहीं, उसे उस बात का विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो एकदम से सोफ़ी को मना नहीं कर पाता क्योंकि वह डेनी केसी का एक फ़ैन था और वो सोफ़ी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता था। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी ये इच्छा थी कि काश सोफ़ी डेनी केसी से मिल ले, इसीलिए वो उसको एकदम से मना नहीं करता और उसकी बात को डिसबिलीव नहीं करता। So Jeff does not believe what Sophie says about her meeting with Denny Casey, but since he was a die-hard fan of Denny Casey, somewhere in his heart he had a
hidden desire to see Danny Casey in person, and above that, he did not want to hurt Sophie, and that is the reason he did not outrightly reject the story which Sophie had weaved. Does her father believe her story? क्या उसके फादर उसकी कहानी पे विश्वास करते हैं? नहीं, उसके फादर उसकी कहानी पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि सोफ़ी को मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने की आदत है. No, Sophie's father did not believe her story because he was very well aware of her habit of indulging into fantasy and daydreaming. How does Sophie include her brother Jeff in her fantasy of her future? Sophie अपने भाई जेफ को अपनी फ्यूचर की फैंटेसी में कैसे इन्वॉल्व करती है? सोफ़ी अपने भाई से सारी बातें शेयर करती है. सबसे पहले उसी के साथ शेयर करती है, और उसे ये पता था कि जेफ उसकी बात को काटेगा भी नहीं और शायद किसी और को बताएगा भी नहीं. तो वो उसके बारे में, डैनी केसी के बारे में उसे बताती है कि वो उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिली, जहाँ उसने उनके छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ्स मांगे. और फिर वो आगे से आगे उस कहानी को बढ़ाती जाती है और कहती है कि वो मुझे प्रॉमिस करा है उसने कि वो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और वो उसको ऑटोग्राफ भी देगा. तो जेफ भी उसकी हर बात को सुन लेता है और काटता नहीं है. Sophie included her brother Jeff in her fantasy of her future by telling him that she had met Danny Casey in a shopping complex, and when she asked him to give autographs for the younger brother Derek, he did not have a pen, and neither did she have. And so on and so forth. She went on making the story and making it in a way that it sounded real to Jeff, and then she told him that he had promised to meet her in future with a pen and a pencil and give autographs to her. And she tried to show to Jeff that Danny Casey had fallen in love with her. So that is how she included Jeff in her fantasy for future, and to an extent she was sure that Jeff would not tell it to anybody, and neither would he disbelieve her. Why didn't Sophie want Jency to know about her story with Danny? Sophie ये क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को उसकी कहानी के बारे में पता चले जो उसने डैनी केसी के बारे में बोला था. सोफ़ी इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि जेंसी जो है अफवाहें फैलाने में माहिर थी, और उसे ये लगता था कि ये उसकी सीक्रेट है जो सिर्फ फैमिली के लोगों को ही पता होनी चाहिए, और जेंसी को वो एक आउटसाइडर मानती थी. सोफ़ी डिड नॉट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी केसी because she knew that Jency was a rumor monger. She could not be relied upon to keep her secrets, and she felt that this was something which she could share with her family members only, and she thought that Jency was an outsider and probably not meant to know her personal life. Did Sophie really meet Danny Casey? क्या सोफ़ी वाकई में डैनी केसी से मिली थी? नहीं, वो उससे कभी भी नहीं मिली थी. वो सिर्फ एक बारी ही, जब भी उसको उसने देखा था सिर्फ मैच में देखा था, और अदरवाइज़ वो उससे कभी भी नहीं मिली थी. सोफ़ी did not meet Danny Casey. She was only fantasizing a meeting with him. The only occasion when she got to see Danny Casey was on the match where he had come to play soccer on part of Ireland. Which was the only occasion when she got to see Danny Casey in person? ऐसा कौन सा मौका था जब वो उसे एक ही बारी उसने उसे देखा था? वो सिर्फ एक मौका था जब वो मैच खेल रहा था, सॉकर का मैच खेल रहा था, आयरलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा था. So the only occasion when she got to see Danny Casey in person was the soccer match which Danny Casey was playing and representing Ireland. Sophie and Jency were classmates and friends. What were the differences between them that show up in the story? Sophie और Jency
एक ही क्लास में भी पढ़ती थी और बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत से फ़र्क थे। सो ऐसे कौन से फ़र्क हैं जो आपको स्टोरी में नज़र आते हैं? जेंसी और सोफ़ी चाहे एक ही क्लास में पढ़ती थी और चाहे बहुत अच्छी सहेलियां थी, लेकिन उनकी नेचर बिल्कुल अलग अलग थी। सोफ़ी अक्सर डे ड्रीमिंग करती थी, दिन में सपने संजोती थी। वे फैंटेसाइज करती थी, हीरो वर्शिप करती थी और वो अपने ही ख्यालों में किसी न किसी को हीरो मान के उसकी पूजा तक करती थी। लेकिन जेंसी ऐसा कुछ नहीं करती थी, वो बिल्कुल भी सपनों में नहीं जाती थी और वो रियलिटी में, असलियत में जी रही थी। शी वॉज़ अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल। और सोफ़ी जो है वो बहुत बड़े बड़े सपने सजोती है। वो कभी बुटीक ओन करने की बात करती है, कभी डैनी केसी से शादी करने की बात करती है, लेकिन जेंसी जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की थी और वो उसे समझाती है कि हम लोग काम करने के लिए बने हैं और सबसे बेहतर होगा कि हम किसी बिस्किट फैक्ट्री में नौकरी करें जहाँ से हमें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। और एक चीज़ और, जेंसी जो है वो एक र्यूमर मॉन्गर, दैट मीन्स अफवाहें फैलाने वाली लड़की के रूप में जानी गई है, और जबकि सोफ़ी जो है ऐसा कुछ नहीं करती और वो अपनी सीक्रेट्स अपने भाई के साथ शेयर करती है। Now, Sophie and Jency were classmates and friends though, but they were poles apart. Jancy was a very practical girl, whereas Sophie often indulged in daydreaming and fantasizing. She hero worshipped Danny Casey and dreamt of marrying him and owning a boutique. And Jency has come out as a rumor monger in this story who could not keep a secret, and that is the reason Sophie did not want to confide in her about her meeting with Danny Casey. Whereas Sophie has got none of such habits. She confided in her brother and had complete faith in him who would keep her secrets. These are the major differences between their characters. How would you describe the character and temperament of Sophie's father? सोफ़ी के पिताजी का टेम्परामेंट यानी कि उनका नेचर और उनका कैरेक्टर, आप किस चरित्र आप किस तरह से बताएंगे? सोफ़ी के जो फादर हैं बहुत ही मेहनतकश इंसान हैं। वो बहुत मेहनत करके अपनी फैमिली को बेस्ट देना चाहते हैं और वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हैं। वो एक पल के लिए भी सोफ़ी की तरह डे ड्रीमिंग में यानी कि दिन में सपने सजोने में नहीं अपना वेस्ट करते। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन है और जब भी सोफ़ी इन बातों में आती है तो ऐसी बातें करती है तो वो उसको मना करते हैं, उसको स्नब करते हैं, उसकी हर बात को रिजेक्ट करते हैं। प्लस हमें जो पता चलता है कि वो छोटे छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। वो सॉकर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और सॉकर को मैच को देखने के लिए वो ऑलमोस्ट हर सैटरडे एक तीर्थ की तरह जाते हैं और जब उनकी टीम जीतती है, उनकी आयरलैंड की टीम जीतती है, तो वो उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पब में जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना चाहते हैं। So the character and temperament of Sophie's father, as revealed in the story, is that he is a very hard-working person who works from day to night to give maximum comfort to his family. He's a very practical person. He does not indulge into fantasy like his daughter. He rather snubs her whenever she comes up with any such story. And he is a big fan of soccer. He visits the stadium to witness the matches of soccer every Saturday like a pilgrimage, and he celebrates the moments of joy in his own way. Whenever his team won the match, he used to visit the pub and celebrate it with a drink. But he was a very practical person who would not even for a minute indulge into any kind of daydreaming. What socio-economic background did Sophie belong to? उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति उसकी फैमिली की क्या थी, कैसे बैकग्राउंड से वो आ रही थी? What are the indicators of her family's financial status? ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे हमें ये पता चलता है कि वो एक बहुत ही
मामूली घर की लड़की थी, उनकी आर्थिक हालत जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे कौन से चीज़ें हैं? So the socio-economic background that Sophie came from was not a very rich or affluent background. She belonged to a very humble family who had to work hard and make their both ends meet. The indicators to the financial status of the family are that her brother was an apprentice mechanic who was learning the tricks of being a mechanic. Her father worked hard from morning till night and he used to go on a cycle only. And Sophie was time and again reminded by Jency that they were earmarked to work in a biscuit factory and not dream about having a boutique because they did not have enough money even for a decent house. So these are the things, these are the indicators which tell us that she belonged to a poor family. So that's all about the question answers on this chapter, and I'll be back with my next video very soon. Thank you.